हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर सीरीज नेट फर्स्ट पेपर के लेक्चर सीरीज में यह 5वां लेक्चर है। और आज मैं छोटा छोटा 3 टॉपिक है उसके बारे में बात करूंगा। और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यह देखेंगे कि इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे गए। तो मेन की टर्म्स में बड़े आराम के साथ चीज़ों को समझते हुए चलना है। चर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल से ही बना है वेरी। तो चर वह है जो वेरी करे, जो बदलता रहे। चर वह है जो वेरी करता है, जो बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। तो शिक्षण में कितने चर होते हैं? 3 मुख्य चर होते हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चर का एक विशेष गुण यह भी है कि यह मेजरेबल होता है, इसे मापा जा सकता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के मापे जाने वाले योग्य गुणों को चर कहते हैं और यह वेरी करता है। वेरिएबल से ही बना है वेरी। अब पहला है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर होता है टीचर। स्वतंत्र चर की परिभाषा यह होती है कि यह वह चर होता है जिसमें जोड़ तोड़ करके आश्रित चर पर इसका प्रभाव देखा जाता है। आश्रित चर कौन होगा? विद्यार्थी। तो टीचर क्या है? अपने पढ़ाने की स्टाइल में जोड़ तोड़ करता है, अपने द्वारा प्रयोग की गई विधियों में जोड़ तोड़ करता है, अपने प्रस्तुतिकरण में जोड़ तोड़ करता है, अपने तरीके में जोड़ तोड़ करता है। जोड़ तोड़ करने का यह मतलब है कि कई बार डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा दिया, कई बार प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा दिया, कई बार असाइनमेंट करवा दिया, कई बार प्लेवे मेथड से करवा दिया, कई बार टूर पे ले जाके पढ़ा दिया। वो अपनी उसकी स्टाइल होती है। तो चूंकि अपने पढ़ाने की विधियों, अपने पढ़ाने के तरीकों में क्या करता है? जोड़ तोड़ करता है। तो स्वतंत्र चर से ये करिए कि स्वतंत्र मतलब फ्री। फ्री में क्या होता है? कहीं कुछ कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, इसी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर जो है पूरी तरीके से वो स्वतंत्र होता है, इसलिए वह उसको स्वतंत्र चर कहते हैं। आश्रित चर कौन है? विद्यार्थी। विद्यार्थी क्यों है आश्रित चर? क्योंकि वह टीचर पर डिपेंड है। वह कैसा पढ़ाएगा, कैसा नहीं पढ़ाएगा, किस तरह से रखेगा, क्या पढ़ाएगा, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाएगा, बाद में पढ़ाएगा। तो वह लर्निंग के लिए क्या है? डिपेंड है टीचर पे, इसलिए इसको आश्रित चर कहते हैं। हस्तक्षेप चर क्या है? हस्तक्षेप चर टीचर द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली विधियां हैं, वहां के इन्वायरमेंट में जो चीजें चल रही हैं आसपास वो हैं। हस्तक्षेप का मतलब यह होता है कि टीचर किन उपकरणों, किन विधियों, किन रणनीतियों, किन युक्तियों का सहारा लेता है। क्योंकि टीचर जो हस्तक्षेप करता है बच्चे के अंदर व्यवहार में, बच्चे में व्यवहार में उसके परिवर्तन लाने के लिए, तो जिन विधियों, टैक्टिक्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज का वो उपयोग करता है, उन्हीं सबको हस्तक्षेप चर कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि स्वतंत्र चर वह है जो जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है। स्वतंत्र चर यहाँ पर टीचर है। टीचर चूंकि अपनी विधियों वगैरह में जोड़ तोड़ करता है, इसलिए स्वतंत्र चर है। आश्रित चर विद्यार्थी है क्योंकि वह डिपेंड है। आश्रित का मतलब होता है डिपेंड, लर्निंग के लिए वह डिपेंड है। और हस्तक्षेप चर विधियां, स्ट्रेटेजीज और अन्य सारी चीजें होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। शिक्षण का राजनैतिक वातावरण क्या होगा? मतलब जो शिक्षण है उसके ऊपर सांस्कृतिक वातावरण का, सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह सोसाइटी में ही स्कूल होती है। तो चूंकि स्कूल सोसाइटी में होती है, उसमें हर तरीके के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो राजनीतिक वातावरण से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। राजनीतिक वातावरण 3 तरह के होते हैं। 3 तरीके के राजनीतिक वातावरण में लर्निंग होती है। पहला है एक तंत्र शासन। एक तंत्र शासन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ एक तंत्र होगा। एक तंत्र मतलब शिक्षक इसमें डोमिनेंट रहता है और टीचर सेंटर्ड रहता है। मैंने लिखा हुआ है टीसी, अर्थात टीचर सेंटर्ड ये होता है। इसमें शिक्षक पूरी चीजें निर्धारित करता है कि क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, और विद्यार्थी इसमें बिना किसी तर्क वितर्क के सारी बातें मान जाते हैं। तो सिर्फ इसमें 2 तंत्र नहीं है, दोनों साइड से नहीं चलता है, एक तंत्र से है। इसलिए इसमें प्रभावात्मक चीजें टीचर करता है, प्रभावात्मक अनुशासन को अप्लाई करता है। स्वतंत्रता विद्यार्थियों को नहीं होती, जितना टीचर बता देता है उतना विद्यार्थियों को मानना ही होता है। इसलिए एक तंत्र शासन में टीचर सेंटर्ड शासन होता है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है कि इसमें जो है
अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। तो क्लासरूम में विद्यार्थी को अपनी बात रखने की, अपने आप को अभिव्यक्त करने की आज़ादी रहेगी। लोकतंत्र में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या करता है, सम्मान करता है। अतः इस शिक्षण प्रणाली में विद्यार्थी शिक्षक का, शिक्षक विद्यार्थी का सम्मान करते हैं। और यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन, मैंने SD लिखा है, सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात होती है। यहाँ पर स्व अनुशासन के आधार पर जो शिक्षण का कार्य है वह चलता है। तीसरा है हस्तक्षेप रहित। हस्तक्षेप रहित का क्या मतलब है, यहाँ पर जो अध्यापक है वह फ्रेंडली बिहेव करता है। मैंने क्या लिखा है, टीचर जो है वो फ्रेंडली बिहेवियर करता है। किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा कोई भी अनुशासन प्रशासन उसके ऊपर थोपा गया नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप ना करने, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्फेयर, इसको कहते हैं ऑटोनॉमी, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, और इसको कहते हैं क्या, लेजिस्फेयर। तो यहाँ पे हस्तक्षेप न करने की वजह से हस्तक्षेप रहित इसको कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। और टीचर यहाँ पर क्या करता है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, मित्र की भूमिका निभाता है, नॉर्मल सलाह देने का वो प्रयास करता है। तो यह शिक्षण के 3 तरीके के राजनीतिक वातावरण हैं। उसके बाद मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे, अभी इसके छोटे छोटे शब्दों में लोग बात कर ले रहे हैं। ये चरों के कार्य क्या होते हैं। ये जो चर हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप चर, तो इसमें चरों के 3 कार्य बताए गए हैं। निदानात्मक कार्य होता है, उपचारात्मक कार्य होता है और मूल्यांकन होता है। सामान्य अर्थों में अगर हम इसको समझें तो निदान का क्या मतलब होता है, डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक वर्क होता है। डायग्नोस्टिक वर्क का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो टीचर होता है वो डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस कैसे करेगा, डायग्नोसिस को सामान्य अर्थों में आप समझते हैं, जिसको निदान कहते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई मर्ज उसको बताते हैं और सिम्टम्स बताते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इस तरीके से मुझे लग रहा है, तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है आपको, वह कहता है जाके टेस्ट कराओ। तो जो टेस्ट वो कराता है वह डायग्नोसिस होती है, कि आपके सिम्टम्स के आधार पर जो चीजें लग रही हैं उसके आधार पर यह पता करना कि आपको समस्या क्या है, उसको कहते हैं डायग्नोसिस। इसको निदानात्मक कार्य कहते हैं। तो इसमें शिक्षक क्या है, विद्यार्थियों के दिक्कतों के आधार पर यह पता करने का प्रयास करता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, तो इसे कहते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद क्या होता है, उपचार होता है। टेस्ट कराने के बाद जब आप जाते हैं और पता चलता है कि टाइफाइड है, मलेरिया है, कोई भी रोग है, तो डॉक्टर क्या करता है, उपचार करता है। तो टीचर यहाँ पर क्या करेगा, जब डायग्नोसिस कर लेता है विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ को, मजबूती को, वीकनेस को, कमजोरियों को, तो उसके आधार पे क्या करता है, जहाँ पे जिस तरीके की जरूरत होती है वहाँ पे उस तरीके से उसको लर्न कराने का प्रयास करता है। अपने विधियों में चेंज करता है, पढ़ाने के स्टाइल में चेंज करता है, होमवर्क देने में चेंज करता है, और बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसमें क्या कर दिया जाए कि यह लर्निंग इसकी फास्टर हो सके, तेज हो सके, उसी को कहते हैं उपचार करना। क्योंकि विद्यार्थी का रोग क्या है, सीख न पाना, समझ न पाना, तो उसका इलाज क्या है, ठीक से सिखा पाना, ठीक से समझा पाना। तो यह हो गया उपचारात्मक कार्य होता है, यह भी टीचर ही करता है। उसके बाद मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, मूल्य का अंकन। मूल्य का अंकन का क्या मतलब होता है, मूल्य के अंकन का यह मतलब होता है कि जब सारे सेशन में पढ़ाई चलती रहती है, टीचर स्टूडेंट आपस में राजनीतिक वातावरण में, नॉर्मल सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण में पढ़ते हैं। टीचर पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ता है, टीचर काम देता है, विद्यार्थी करता है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के स्टडी करते हैं। तो मेन यह होता है कि चूंकि टीचिंग, इसके पहले भी मैंने बताया है कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव कितने पूरे किए गए यह किससे पता चलेगा, मूल्यांकन से, इवैल्यूएशन से। तो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस हद तक पूरे हुए हैं, बच्चा कितना सीख पाया है, कितना परफॉर्मेंस उसकी है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ नहीं कमी रह गई, किन पक्षों में सुधार करना है, यह समग्र रूप से जानने के लिए बच्चे के व्यक्तित्व के किस पक्ष में कितना विकास हुआ है, इन सबको जानने के लिए मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। अर्थात होलिस्टिकली यह एसेस करने का प्रयास करना कि बच्चा कहाँ खड़ा है, शुरू किया गया था तो किस स्थिति में था, उससे कितना उसके अंदर परिवर्तन आया है, उसके व्यवहार में कितना चेंज आया है, उसके साइकोलॉजी में कितनी चेंज आई है और कितना उसका व्यक्तित्व का विकास हुआ है। इन सबको करने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाती है। आगे के लेक्चर में हम लोग मूल्यांकन के प्रकार के बारे में बात करेंगे, जो नेट फर्स्ट पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यह छोटे छोटे टॉपिक्स थे, यह विज्ञान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि पॉइंट बता दिया है, इतने से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।